और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने घरों में बेहद सुरक्षित होंगे। चलिए आज की इस क्लास में छात्रों के कई सारे फ़ोन और कई सारे मैसेज के आधार पर इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन करके ये बताया, सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को एक बार यूपीएससी के पैटर्न और डिज़ाइन के बारे में अच्छे से समझा दीजिए। यानी आज हम लोग आईएएस के एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर होते हैं, कितने चरणों को पार करना होता है, कौन कौन से पेपर महत्वपूर्ण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, मुख्य परीक्षा में क्या होता है और फिर इसका अंतिम पड़ाव इंटरव्यू जिसे हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आईएएस का एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है। बहुत सारे छात्र जो अभी ये तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं या इस तैयारी को शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये क्लास ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो आईएएस की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको सही मायने में सभी चरणों का पता नहीं है। चलिए इस क्लास के ज़रिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईएएस बनने के लिए, आईएएस होने के लिए आपको आईएएस के किन किन चरणों से होकर गुजरना होता है। आइए देखते हैं कि यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम लेती है वो कितने चरणों में आईएएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। बेसिकली 3 प्रकार के चरण होते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। पहला चरण फेज़ 1 कहलाता है, जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं और इसका पैटर्न पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, यानी ये वैकल्पिक होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अभी हम आगे चल करके फेज़ 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा चरण यानी फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 आईएएस एग्ज़ाम का मुख्य परीक्षा होता है, ये मेंस होता है, यानी इसका जो डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव है। यानी यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को लिखित रूप में परीक्षा देनी होती है, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं और सभी पेपर के अपने अलग अलग टोटल मार्क्स होते हैं। तो आगे चल कर के हम लोग फेज़ 2 को भी अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। और तीसरा और अंतिम चरण फेज़ 3 कहलाता है, जिसे हम लोग प्रायः साक्षात्कार के नाम से जानते हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। ये 275 नंबर का होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग आईएएस के तीनों चरणों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आईएएस के एग्ज़ाम का पहला चरण यानी फेज़ 1 किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फेज़ 1 का मतलब हो गया आईएएस के द्वारा लिया जा रहा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा। और इस प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, यानी ये पूरी तरीके से वैकल्पिक नेचर का होगा। वैकल्पिक नेचर में 2 तरीके के पेपर आपको देने होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का, जिसको हम लोग जनरल स्टडी कहते हैं, और जनरल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा पेपर होगा एप्टीट्यूड का, जिसे हम लोग सीसैट कहते हैं। तो जीएस जो पहले पेपर के रूप में है ये 200 नंबर का होगा, सीसैट भी 200 नंबर का होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आईएएस के पहले चरण में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। आईएएस के पहले चरण में यानी फेज़ 1 में आपको नेगेटिव मार्किंग से होकर गुजरना होगा। तो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से काम करेंगे इसको भी हम लोग समझेंगे। तो दोनों पेपर में जो दूसरा पेपर है सीसैट का, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें आपको 33% लाने अनिवार्य हैं। यानी अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर में अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका आप 33% निकालेंगे तो आपको कम से कम 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। यानी नेगेटिव मार्किंग के बाद आपको 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसका हर सवाल 2.5 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होने पर इसके एक गलत सवाल पर 0.83 आपको दिया जाएगा। यानी मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन किया तो उसको सही होने पर 2.5 नंबर मिलेंगे और गलत कर दिया है तो गलत होने पर उसको 0.83 नंबर मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक बिंदु और जोड़ना चाहता हूँ, वो यह है कि अगर सी सेट में डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर यूपीएससी ने प्रावधान किया है कि किसी प्रकार के नकारात्मक अंक ना दिए जाएं। नकारात्मक अंक का मतलब क्या हो गया कि अगर एक सवाल सी सेट का 2.5 नंबर का है और आपका वो आंसर जो आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से यूपीएससी के हिसाब से मैच नहीं करता है, तो आपको किसी प्रकार के निगेटिव मार्किंग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका सवाल बिल्कुल गलत है और वो डिसीजन मेकिंग का सवाल है, तो आपको हो सकता है यूपीएससी 0 नंबर दे दे, हो सकता हो यूपीएससी आपको 0.02 नंबर दे दे, लेकिन आपको निगेटिव मार्क्स नहीं देगी। ऐसा यूपीएससी ने अपने प्रोविज़न में डाल रखा है। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट पहलू था कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन पर आपको जब नकारात्मक अंक नहीं मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो सी सेट के उन सवालों को ज़रूर करें जिस पे नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। यानी आपको डिसीजन मेकिंग सवाल अवश्य करने चाहिए। जीएस की बात करें तो जीएस का पेपर 200 नंबर का होता है, इसका हर सवाल 2 नंबर का होता है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। और इसके निगेटिव मार्किंग में क्या है कि अगर आपका एक सवाल गलत होता है तो आपको 0.66 नकारात्मक अंक का प्रावधान है। यानी एक सवाल सही होने पर 2 नंबर, एक सवाल गलत होने पर 0.66 नकारात्मक अंक मिलेंगे। यानी अगर एक सही हो गया है, एक गलत हो गया है, तो 2 नंबर में से 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर विशेष रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि आपको आईएएस का एग्ज़ाम देते समय उसके प्रारंभिक परीक्षा में जिन सवालों पर ज़्यादा विश्वास हो या जो सवाल आपको ज़्यादा सटीक लग रहे हों, उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सवाल हमें नहीं आ रहा है या हमारी समझ से बाहर है, तो ऐसे सवालों को अटेम्प्ट ना करिए। तो अनावश्यक रूप से आप सवालों को जब अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप उस क्वालिफाइंग राउंड में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर ये बात भी समझना आवश्यक है कि जो फेज़ 1 है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है। पूरी तरीके से क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि फेज़ 1 में जो भी आपको अंक मिलेंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि फेज़ 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है और इस क्वालिफाइंग राउंड में सी सेट पहला क्वालिफाइंग राउंड है जिसकी कॉपी पहले चेक होगी। यानी जो सी सेट क्वालिफाई करेगा उसी की जीएस की कॉपी चेक होगी। अब आप इस फेज़ 1 को पार कैसे करेंगे? तो जीएस के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। सबसे पहले कोई छात्र अगर फेज़ 1 दे रहा है तो उसका सी सेट का कॉपी चेक होगा और सी सेट में क्वालिफाई होने के बाद उसकी जीएससी कॉपी चेक होगी। अब सपोज दैट 100 क्वेश्चन में से यूपीएससी ने डिसाइड किया कि जिन लोगों का 52 क्वेश्चन सही होंगे उन्हीं को हम आगे ले जाएंगे। यानी उन्होंने एक अपना बेंचमार्क बनाया 52 क्वेश्चन का। अब मान लीजिए आपका क्वालिफाइंग हो चुका है और आपके 53 सवाल सही हैं, तो फिर आप उस मेरिट के अंदर हैं। यानी देखा जाएगा तो यूपीएससी पूरे 400 नंबर के अंकों के प्रावधान को छोड़ करके सिर्फ जीएस के 200 नंबर को लेकर के आगे बढ़ती है। यानी जैसे ही आपने सी सेट में क्वालिफाई किया वो आपको वहीं पर उस अंक को वहाँ छोड़ देगी और फिर जीएस के अंक को लेकर के आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जीएस में आप कोई भी अंक स्कोर कर लें, आप 60 क्वेश्चन सही कर लें, 70 क्वेश्चन सही कर लें, 80 क्वेश्चन सही कर लें, उसके अंक सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। यानी आपको फेज़ 2 में जाने के लिए ही वो पर्याप्त माने जाएंगे, ना कि ऐसा है कि फाइनल रिजल्ट में आपके जीएस के नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि फेज़ 1 प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी, जिसका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर जीएस का, दूसरा सी सेट का। एक बात और ध्यान रखिए, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस नो नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपने कोई भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसके लिए किसी प्रकार के नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। तो विशेष रूप से मैं फिर से कहना चाहूँगा, आपको जो सवाल आ रहे हों आप उसी पर फोकस करिए। पिछले कई वर्षों से सामान्यतः रूप से देखा गया है कि जिन छात्रों के 100 क्वेश्चन में से लगभग 50% अगर सही हो जाते हैं तो उनका चयन फेज़ 1 के लिए हो जाता है। यानी वो फेज़ 1 को पार करके फेज़ 2 में चले जाते हैं। चलिए, उम्मीद है फेज़ 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फेज़ 2 को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए फेज़ 2 के बारे में देखते हैं।
तो आईएएस का एग्ज़ाम का दूसरा चरण है फेज़ 2, जिसे हम लोग मेंस या मुख्य परीक्षा कहते हैं। यहीं से आईएएस के एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा भी शुरू हो जाती है। और इस चरण में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। तो इस चरण में टोटल 9 पेपर होते हैं। तो इन 9 पेपर को आपको देना होगा और ये 9 पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के होंगे। आप एक बार फिर से समझिए कि फेज़ 2 से आईएएस का मेंस शुरू होता है, यहीं से डिस्क्रिप्टिव टाइप शुरू हो जाता है, यानी आप सभी लोगों को अब लिखित परीक्षा देनी होगी और लिखित परीक्षा के लिए 9 पेपर का प्रावधान किया गया है। पहला पेपर एस्से है। तो एस्से के बारे में बता दें, लिखा हुआ है यूपीएससी ने कैन बी रिटन इन द मीडियम ऑफ चॉइस, यानी आपने जो भी माध्यम चुना होगा उसी में आपको एस्से लिखना होगा। अगर आपने हिंदी माध्यम चुना है तो हिंदी माध्यम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम चुना है तो आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। ये 250 नंबर का होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो जीएस फर्स्ट पेपर का होगा। आइए साथ ही बता दें कि जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएस फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ये पढ़ना होगा, भारतीय विरासत और संस्कृति, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, आपको इतिहास भूगोल विश्व का, तो विश्व का इतिहास भी पढ़ना होगा, विश्व का भूगोल ही पढ़ना होगा, भारतीय इतिहास ही पढ़ना होगा, भारतीय भूगोल ही पढ़ना होगा और अपने समाज के बारे में भी जानना होगा। तीसरे पेपर में जीएस सेकंड पेपर आता है, यानी आपका जो तीसरा पेपर होगा वो जीएस सेकंड पेपर होगा, जिसे हम लोग जनरली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से जानते हैं। यानी सेकंड पेपर में आपको शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये भी 250 नंबर का होगा। इसी प्रकार से जीएस का तीसरा पेपर यानी आपका चौथा पेपर, तो आईएएस के दूसरे चरण का चौथा पेपर जीएस थर्ड पेपर होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी आपको जीएस थर्ड पेपर में क्या क्या पढ़ना होगा। प्रौद्योगिकी पढ़ना होगा, आर्थिक विकास पढ़ना होगा, तो भारत का आर्थिक विकास पढ़ना होगा, जैव विविधता पढ़नी होगी, सुरक्षा संबंधित मुद्दे पढ़ने होंगे और आपदा प्रबंधन की तैयारी अच्छे से करनी होगी। यह भी 250 नंबर का होगा। पांचवा पेपर होगा जीएस फोर्थ पेपर, जिसमें आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो एथिक्स जिसे आप जनरली आप एथिक्स के नाम से जानते हैं, जो जीएस फोर्थ पेपर होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें समसामयिक मुद्दों का भी समावेशन होता है और ये 250 नंबर का होगा। छठवां और सातवां पेपर आपके द्वारा चुना गया वह वैकल्पिक विषय होगा, जिसमें छठवां पेपर जो होगा वो ऑप्शनल का पेपर 1 होगा। यानी आपने सब्जेक्ट अगर चुना है, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर 1 250 नंबर का होगा। और फिर सातवां पेपर वैकल्पिक विषय का दूसरा पेपर होगा, जो भी 250 नंबर होगा। इस तरीके से आपका वैकल्पिक विषय टोटल 500 नंबर का होगा। यानी अगर आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं तो यूपीएससी ने उसके लिए 500 नंबरों का प्रावधान किया है। जो आठवां पेपर होगा वो एनी इंडियन लैंग्वेज होगा, जो एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर देख रहे हैं साफ साफ लिखा है ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग कितना होगा? 25%, यानी आपको 300 नंबर के पेपर में 25% लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से जो 9वां पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा, ये भी क्वालिफाइंग होगा और इसका भी 25% लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम में फेज़ 2 में 2 पेपर हैं जो क्वालिफाइंग हैं। पहला तो आपका कोई भी इंडियन लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग होगा। इस तरीके से ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पर फेज़ 1 में आपको सीसेट क्वालिफाई करके जीएस का पेपर चेक होना था, वहीं मुख्य परीक्षा में एनी इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के क्वालिफाइंग को करने के बाद ही आपके सारे पेपर चेक होंगे। मोटी मोटी बात करें तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप इन दोनों पेपर में
25% को प्राप्त कर सकेंगे, तभी आपके 1 से लेकर के 7 तक के कॉपी को चेक किया जाएगा। यहाँ पर विशेष रूप से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IAS की अच्छी समझ रखते हैं, अच्छा जानते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, उनका GS पे बहुत अच्छा कमांड है, उनके ऑप्शन पे भी बहुत अच्छा कमांड है। मेरे साथ के ही बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इंग्लिश क्वालिफाइंग में ही बार बार असफल हो जा रहे थे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी जो वर्तमान में UPSC के फेज़ 2 का नेचर है, उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप 300 नंबर में कम से कम 25% का स्कोर कर सकें। इसलिए इंग्लिश को विशेष रूप से वे छात्र पढ़ें जो हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ ये समस्या लगातार बनी हुई है। तो चलिए एक बार संक्षेप में और समझ लेते हैं कि जब हम फेज़ 2 में जाते हैं और 9 पेपर को देते हैं तो टोटल जो मार्क्स हो जाता है वो 1750 नंबर हो जाता है। ये 300 नंबर को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, यानी इसको फाइनल मार्किंग में जोड़ा नहीं जाता है। ये सिर्फ आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि जब आपकी मेरिट बनेगी तो उसमें आपके मुख्य परीक्षा का जो अंक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप अच्छे से अच्छा मुख्य परीक्षा में गेन करें। फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर का था, अब वहाँ के अंकों से कोई मतलब है नहीं। फेज़ 2 में आप 1750 नंबर में जितनी अच्छी कोशिश कर सकते हैं उतनी अच्छी करने का प्रयास करिए। तो मुख्य रूप से आप एस्से में काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं, क्योंकि एस्से आप किसी भी माध्यम को चुनाव करके लिख सकते हैं और ये अकेले 250 नंबर का है। इसी प्रकार से एथिक्स, तो देखा गया है पिछले 2-3 वर्षों में कि एथिक्स और एस्से में जो बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं उनकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाती है और उनका मार्किंग भी अच्छा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप फेज़ 2 को भी अच्छे समझ पाए होंगे और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ले करके बार बार समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूरी तरीके से पैटर्न और डिज़ाइन को ही नहीं समझ पाता है। चलिए हम लोग इसके तीसरे चरण पर आते हैं, देखते हैं तीसरा चरण क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इंटरव्यू के चरण को, अर्थात IAS एग्ज़ाम का तीसरा और अंतिम चरण, जिसे हम फेज़ 3 के नाम से जानते हैं। ये फेज़ 3 पूरी तरीके से आपके साक्षात्कार पर निर्भर करता है, यानी ऐसे कहा जाए कि फेज़ 3 को पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि फेज़ 1 क्वालिफाइंग था, फेज़ 2 पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड था, यानी यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और यहीं के मार्क्स वास्तव में आपको अंतिम रूप से प्रभावित करेंगे। फेज़ 3 इंटरव्यू है जो UPSC बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें परख की जाएगी कि वास्तव में आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर होंगी। ये टोटल 275 अंकों का होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो फेज़ 2 के अंक 1750 और फेज़ 3 के अंक 275 और दोनों अंकों को मिला दिया जाए तो ये 2025 नंबर हो जाते हैं। यानी आपका फाइनल सिलेक्शन 2025 नंबर में प्राप्त किए हुए प्राप्तांकों के आधार पर होगा। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि IAS के एग्ज़ाम के तीनों चरणों में कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर है, फेज़ 2 मेंस का है और फेज़ 3 पूरी तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट पर है। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको UPSC के अर्थात UPSC द्वारा लिए जा रहे IAS के एग्ज़ाम के सभी चरणों को भली भांति समझने में काफ़ी सहायता मिली होगी। अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है,
यूपीएससी के लिए कितना बेनिफिशियरी है और इकोनॉमिक्स जीएस का सिलेबस किस प्रकार से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस से मैच करता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सभी लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।